हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल और आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। बस ऐसी ही नॉलेज एक्वायर करते जाइए, ऐसे ही जहां से मिले, जिससे मिले, जितना मिले उतना नॉलेज एक्वायर कीजिए, क्योंकि ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तो ये जो आपका ज्ञान है, यही आपको सक्सेस दिलाएगा। इसको, ये ज्ञान आपको बहुत 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 बड़ी सक्सेस दिलाएगा। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर, जिसमें मैं आपको एफकैट 2021 के नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। ये नोटिफिकेशन कल निकला है, और ये एफकैट एंट्री के लिए नोटिफिकेशन है, जिसपे जो फॉर्म्स अवेलेबल है वो 1 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर तक अवेलेबल है ऑफिशियल इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट पे। तो आप वहां जाके ये 30 दिसंबर तक ये फिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं हर सारी चीजें, टेक्निकल एस्पेक्ट्स को बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ, जिसमें इंपॉर्टेंट डेट्स, जिसमें आप कि कब तक ये फॉर्म अवेलेबल है। जैसे मैंने आपको बता दिया, 30 दिसंबर तक अवेलेबल है ये। इसका एग्जाम डेट कब होगा, इसके सारे एडमिट कब कार्ड कब आएंगे, फिर इसके जो एग्जाम है उसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है। ये मैंने एक्सक्लूसिवली आप सबके लिए बनाया है कि आप टॉपिक वाइज देख सके कि किस पे कितना वेटेज है। फिर उसके एग्जाम के सिलेबस के बारे में बताया गया, बहुत डिटेल सिलेबस समझाया गया है कि आपके जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी हो सके। फिर उसके बाद में हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताएंगे कि आप जब ये सारे एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बस बहुत अच्छा सा कोट करना चाहता हूँ, जो एयरफोर्स का मोटो भी है। तो वो है, टच द स्काई विथ ग्लोरी। तो आप देख सकते हैं कि एयरफोर्स का मोटो ही आपको बहुत मोटिवेट कर सकता है एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल पाने के लिए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एयरफोर्स एक कोई जॉब नहीं है, ये आपकी एक लाइफस्टाइल है। जब आप ट्रेनिंग में जाते हैं तो आपका, आपके सामने, आपके नाम के साथ एक जेंटलमैन कैडेट जुड़ जाता है। जो वो जेंटलमैन है वो आपके बारे में बताता है कि वो आप एक ऐसे कैरेक्टर है, एक ऐसे पर्सनालिटी है जो आगे जाके एक बहुत अच्छे ऑफिसर बनने वाले हैं, जो अपनी टीम को लीड करेंगे, जो एक बहुत अहम लिंक होगा आप देश की सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने में। तो हम आगे बढ़ के देख लेते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, जिसे हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो इसके ये इंपॉर्टेंट डेट्स है कि इसका ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 1 दिसंबर, यानी कि आज। और इसका क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 30 दिसंबर। और इसका एडमिट कार्ड आपको जनवरी के अराउंड में रिलीज हो जाएगा। और इसका जो एफकैट का जो एग्जाम है वो फरवरी में होगा। अभी टेंटेटिव, अभी डेट्स नहीं गई है, लेकिन इसलिए टेंटेटिव डेट्स है, इस फरवरी में होने की चांसेस है। तो ये जो एफकैट का 2021 का नोटिफिकेशन है, ये 235 वैकेंसीज के लिए ओपन किया गया है। वैकेंसीज के लिए ओपन किया है, जिसमें एफकैट एंट्री और एक एफकैट एंट्री और एनसीसी की स्पेशल एंट्री, एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स, जो अपने कॉलेज लेवल पे किया होगा, अपने ग्रेजुएशन लेवल पे किया होगा, इसमें अगर आपने सी सर्टिफिकेट हासिल किया हुआ है तो आप इस एंट्री के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और इस सॉरी इस एफकैट को क्लियर करने से आप परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन में भर्ती किए जाते हैं, जिसमें आप फ्लाइंग में शॉर्ट सर्विस कमीशन ले सकते हैं और बाकी सारे ब्रांचेस में परमानेंट कमीशन भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो इसमें टेक्निकल ब्रांचेस होते हैं, नॉन टेक्निकल ब्रांचेस होते हैं, सारी चीजें हम डिटेल में आपको अभी यहाँ बता देते हैं। तो पहले हम बता देते हैं कि टाइप ऑफ कमीशन क्या क्या होता है। तो दो टाइप के कमीशन होते हैं, एक परमानेंट कमीशन होता है, एक शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। जो परमानेंट कमीशन होता है वो जो ऑफिसर है वो अपने रिटायरमेंट एज तक उसको जॉब को कर सकता है। लेकिन जो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, जो मेन एंड वुमेन दोनों के लिए होता है, वो सिर्फ और सिर्फ 14 ईयर्स तक कर सकते हैं, जो नॉन एक्सटेंसेबल है। और जो ग्राउंड ड्यूटी है, जो टेक और नॉन टेक है, वो 10 ईयर्स तक हो सकता है। जो 10 ईयर्स तक हो सकता है, लेकिन उसमें 4 ईयर्स का एक्सटेंशन मिल सकता है, जो अवेबिलिटी
पे डिपेंड करता है, वैकेंसीज पे डिपेंड करता है, विलिंगनेस और मेरिट पे भी डिपेंड करता है। जो आपका सर्विस रिकॉर्ड होता है उससे उस पे भी ये डिपेंड करता है कि ये आपको एक्सटेंशन दिया जाना चाहिए नहीं दिया जाना चाहिए। तो हम इसमें अब हम वैकेंसी के डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसीज है और किस ब्रांच के लिए कितनी वैकेंसीज है। तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन की वैकेंसीज है, जिसमें मैंने आपको बता दिया शॉर्ट सर्विस कमीशन में आपको 14 ईयर्स की सर्विस मिलती है इन टोटल। तो इसमें हमें 69 वैकेंसीज मिल जा रही है। फिर हमारा ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल और टेक एंड नॉन टेक, टेक एंड नॉन टेक में परमानेंट कमीशन में 27 सीट्स अवेलेबल है और शॉर्ट सर्विस कमीशन में 40 सीट्स अवेलेबल है। इस फिर हमारा जो नॉन टेक्निकल आ जाता है ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच, स्पेसिफिकली नॉन टेक्निकल, जिसमें आपका लॉजिस्टिक एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी सारी चीजें होते हैं। उसमें एडमिन ब्रांच में एडमिन ब्रांच जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच होता है, जो आप पूरे इंटरनल ऑपरेशन की जिम्मेदारी होती है एयरफोर्स के अंदर, उसकी जिम्मेदारी लेता है। तो उसमें परमानेंट कमीशन में 12 सीट्स अवेलेबल है और शॉर्ट सर्विस कमीशन में 19 सीट्स अवेलेबल है। और अकाउंट्स भी एक नॉन टेक्निकल ब्रांच का एक ब्रांच है, जिसमें परमानेंट कमीशन में 6 सीट्स अवेलेबल है और एसएससी में आपको 10 सीट्स अवेलेबल है। वैसे ही लॉजिस्टिक्स में परमानेंट कमीशन में 9 सीट्स अवेलेबल है और शॉर्ट सर्विस कमीशन में 14 सीट्स अवेलेबल है। तो आप आप ये सारे फिगर्स को ध्यान रखते हुए आप अपने अम, जो आपका एक्सटेंसिव पढ़ाई है, जो एक्सटेंसिव प्रिपरेशन है, उसको आप और कैसे एनहांस कर सकते हैं वो देख सकते हैं। तो इसमें एक चीज बहुत कैच करने वाली चीज ये भी है कि 10% जो सीट्स होते हैं वो सीडीएसई वैकेंसीज के लिए भी रिजर्व कर दिए जाते हैं। 10% ये सीडीएसई के लिए भी रिजर्व कर दिए जाते हैं। और जो 10% और सीट्स होते हैं वो एफकैट की जो एनसीसी की एंट्री होती है उसके लिए रिजर्व कर दिए जाते हैं। तो इस एनसीसी की एंट्री के लिए रिजर्व करते हैं जो एयरफोर्स विंग से सी सर्टिफिकेट जिन्होंने हासिल किया हुआ है। तो इससे आप देख सकते हैं कि ये सारे जो वैकेंसीज है इनमें फर्स्ट ऑफ ऑल इतने कम नंबर्स और इतने ज्यादा एप्लीकेंट्स, इससे ये बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम बन जाता है और इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। ये एग्जाम बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, लेकिन इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर ये एफ कट आप पार कर लेते, ये एफ कट आप क्लियर कर लेते, तो उसके बाद आपका आता है 5 दिन का एसएसबी इंटरव्यू, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू। ये आप बहुत सारे वेरियस बोर्ड्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया, जैसे मैसूर बोर्ड, वाराणसी बोर्ड, इलाहाबाद बोर्ड, ऐसे ही बहुत सारे बोर्ड होते हैं जहां पर आपको 5 दिन का इंटरव्यू होता है। अगर ये 5 दिन का इंटरव्यू आप क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद एक बहुत बेसिक्स का आपका मेडिकल टेस्ट होगा, जिसमें आपके मेडिकल बॉडी के मेडिकल कंडीशंस को एक बार री एग्जामिन किया जाएगा और उसके हिसाब से आपका एक मेरिट लिस्ट तैयार होता है। इस मेरिट लिस्ट में आपको रैंक प्रोवाइड होती है और वो रैंक के हिसाब से आपको क्या ब्रांच अवेलेबल है और आप आपका प्रेफरेंस पूछा जाता है। तो इससे ये सारी चीजों के बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जिसमें ट्रेनिंग में आपको मैं अभी बहुत एक एक्साइटिंग चीज बता दूं कि आपको फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग से 56,100 रुपीज का 100 रुपीज का स्टाइपेंड मिलता है पर मंथ। और ये पूरा 1 साल की ट्रेनिंग जितनी होती है उसमें ये आपको 56,100 आपको हर महीने स्टाइपेंड मिलता रहेगा एज इन एक सैलरी टाइप। तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देख लेते हैं। तो जो फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर रब कर देता हूँ। तो
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर देख लूं तो फ्लाइंग के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएट होना चाहिए कोई भी डिसिप्लिन में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद अ मिनिमम 60% इन एग्रीगेट एंड शुड हैव पास्ड मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एट N+2 लेवल एंड कोई भी ग्रेजुएशन होना चाहिए मिनिमम 3 इयर्स की डिग्री। तो 60% होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में। फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स मस्ट है 10+2 मतलब 12th में 10+2 में 12th में मैथ्स मस्ट है। और कोई भी 3 साल की मिनिमम 3 इयर्स की कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेज विद 60% और इक्विवेलेंट मार्क्स। और ऑल्टरनेटिवली जो इंजीनियरिंग करके आते हैं, जो बी और बीटेक करते हैं, वो किसी भी ब्रांच से हो सकते हैं। वो उनका 60% ऑफ मार्क्स मैंडेटरी होता है, ये मिनिमम कट ऑफ होता है फ्लाइंग ब्रांच में एंट्री करने के लिए। तो वैसे ही ग्राउंड ड्यूटी के लिए भी अलग से क्राइटेरिया है जिसमें 60% मार्क्स, जैसे पहले है 60% मार्क्स की जरूरत है फ्रॉम एनी ग्रेजुएट डिग्री। और इसके बाद जब वो जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल इन सब में बांट दिए जाते हैं, तो एक टेक्निकल एग्जाम जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, जो मैं टेक की बात कर रहा हूँ, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट को बांट दिया जाता है, जिसमें आपको एक ईकेटी पेपर देना होता है, जिसका मतलब होता है इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट। इसकी वजह से आप इन सारे टेक्निकल ब्रांचेस में एयरफोर्स में एंट्री ले सकते हैं, वहां पर आप एक काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच में एक नॉन टेक्निकल ब्रांच होता है, नॉन टेक्निकल ब्रांच जिसमें अकाउंट्स, लॉजिस्टिक और ये सारी चीजें होती है। तो इसमें स्पेसिफिकली अकाउंट्स, लॉजिस्टिक और इन सब के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है वो मैं बता देता हूँ कि तो नॉन टेक्निकल में अकाउंट्स के लिए आपको बीकॉम की डिग्री होनी बहुत जरूरी है। मिनिमम 3 इयर्स की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद अ मिनिमम 60% और इक्विवेलेंट मार्क्स। लॉजिस्टिक में आपको ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। इसमें आपको बहुत स्पेसिफिक कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और ये 3 साल के डिग्री कोर्स होने चाहिए। और इसमें भी आपको 60% के अबव या इक्विवेलेंट मार्क्स की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीजें थी कि ये सारी एलिजिबिलिटी क्या थी इसमें। और अगर हम आगे देखें कि अब मैंने ये डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है कि आपको जनरल एफकैट के पूरे क्वेश्चन पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा। तो एफकैट के आपको पूरे क्वेश्चन पेपर में आप 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से पूछा जाएगा, जिसमें आपको करंट अफेयर्स बहुत इन द सेंस आपको एक जनरल अवेयर्ड पर्सन आपको होना चाहिए। तो उसमें आपको करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, आपको कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत बेसिक होगा ये, 10th लेवल तक के पूछे जाते हैं, उससे ज्यादा पूछे नहीं जाते, क्योंकि वो आपको एक बहुत अवेयर्ड कैडेट के फॉर्म में वो चाहते हैं जिन्हें वो मोल्ड कर सकते हैं अपने तरीके से। फिर आपकी वर्बल एबिलिटी चेक की जाती है, जो 25 क्वेश्चन की होती है। ये वर्बल एबिलिटी इसलिए चेक की जाती है क्योंकि आप इजीली कम्युनिकेट कर सके, इंग्लिश में इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं वाइल वर्किंग। और अगर आपको किसी दूसरे कंट्रीज के साथ भी वर्क करना पड़ रहा है, किसी मिशन में, किसी ऑपरेशन में जाना पड़ रहा है, तो उसमें भी आप इंग्लिश में बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए, जिसकी वजह से आप कम्युनिकेशन में कभी बैरियर फेस ना करना पड़े। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी के 18 क्वेश्चन होते हैं जो बहुत बेसिक होते हैं। 10th लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, उसके ऊपर के ये क्वेश्चंस नहीं होते हैं। फिर रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड, ये भी बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। ये आप थोड़ा सा दिमाग लगे, थोड़ा सा कॉन्शियस सोच के ये आप क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा आपको मिलिट्री और रीजनिंग में बहुत ज्यादा आपको
दिमाग लगाने की जरूरत या बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। फिर मैं आप इसके एज लिमिट की बात कर ले तो जो एज लिमिट की बात मैं कर लेता हूँ, तो इसमें एज लिमिट होता है जो फ्लाइंग ब्रांच के लिए 20 से 24 4 इयर्स तक होता है। 4 इयर्स है फ्लाइंग ब्रांच के लिए। मतलब ऑन 1 जैन 2022 को आप 24 इयर्स से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर आप 1 जैन 2022 को आप 24 इयर्स से ज्यादा एक्सीड कर रहे हैं तो ये आपके लिए ये फ्लाइंग ब्रांच आपके लिए अवेलेबल नहीं रह जाती है। फिर उसके बाद आती है ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच, जिसमें 20 से लेके 26 इयर्स तक मेन एंड वुमेन अप्लाई कर सकते हैं और कमीशन हो सकते हैं एज अ गेजेटेड ऑफिसर। जिसमें इस जिसमें ये माना गया है कि आप 1 जैन 2022 से पहले आपका 26 इयर्स स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ये कंप्लीट नहीं होना चाहिए। तो आप 26 इयर्स के अंदर अंदर आपको ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच मिल जाएगी अगर ये सारे एग्जाम आप पास कर लेते हैं। और एक चीज और है कि आपको 25 इयर्स से पहले जो कैंडिडेट्स है वो अनमैरिड होने चाहिए एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स। अब इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके सिलेबस, एफकैट का सिलेबस क्या है। तो एफकैट का सिलेबस जो मैंने आपको बताया जनरल अवेयरनेस होता है, जिसमें हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, सिविक्स, बेसिक साइंस, डिफेंस, आर्ट, कल्चर, करंट अफेयर्स, पॉलिटिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा होते हैं। लेकिन ये सारी चीजें हैं, ये मेन बहुत इम्पोर्टेंट होती है, बहुत वेटेज रखती है एग्जाम में। इतने ही इससे ही क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ जाते हैं। जैसे स्पोर्ट्स आपके लेटेस्ट किसी ने कुछ मेडल जीता, किसी ने ओलंपिक में कोई मेडल जीता, या फिर किसी ने अपने स्पोर्ट्स के एरिया में बहुत अच्छा काम किया, उस हिसाब से आ जाता है। ज्योग्राफी ये एनसीईआरटी बेसिक लेवल पे आता है। करंट अफेयर्स जो आपके न्यूज में चल रहे हैं, पॉलिटिक्स ये बेसिक है। डिफेंस इसमें कि क्या नया परचेज हुआ या फिर किसके साथ जॉइंट एक्सरसाइजेस चल रही है, कि मतलब कि आप डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हो कि आपको डिफेंस के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान रहे। फिर वर्बल एबिलिटी में कॉम्प्रेशन, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और टेस्टिंग ऑफ वोकैबुलरी, जो मैंने आपको बताया कि आपको कम्युनिकेशन में दिक्कत ना हो, इसके लिए ये वर्बल एबिलिटी है। और ये न्यूमेरिकल एबिलिटी में ये भी आप देख लीजिए 10 तक का न्यूमेरिकल एबिलिटी है, जिसमें डेसिमल फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, प्रॉफिट, लॉस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, ये एक बच्चे को सिखाया जाता है कि ये यही हम वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें बेसिक मैथमेटिकल सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, कि हम छोटी सारी चीजें, बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें वहां सॉल्व ना करें। हम वहां पर साइंटिस्ट बनने नहीं जा रहे, तो हमें बहुत छोटी सारी चीजें, मैथमेटिकल चीजें हम वर्बल वर्बली उसे सॉल्व कर सके, उससे उसमें ज्यादा टाइम न ले। तो उससे क्या होगा, आपके डिसीजन पावर्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत कम समय लेगा। और रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड, जिसमें वर्बल स्किल्स और स्पेशल एबिलिटी आपका टेस्ट की जाती है, जिसमें आपके कुछ पिक्चर्स दिखाए जाएंगे, उसको पिक्चर्स को आड़ा टेढ़ा मेरा तिरछा करके आपको पूछा जाएगा इसके बाद क्या हो सकता है। तो ये मेनली पिक्चर क्वेश्चंस होते हैं। तो मार्क्स और वेटेज के बारे में बात करें तो 100 क्वेश्चंस होते हैं एफकैट के एग्जाम में, जिसमें 3 मार्क्स होते हैं हर एक क्वेश्चन के लिए, जिसमें सो टोटल आपका मार्क्स बन जाता है 300 मार्क्स। और हर एक गलत क्वेश्चन के लिए 1 मार्क डिडक्ट किया जाता है, और कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं किया जाता अगर आप किसी क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड छोड़ देते हैं। तो इसका टोटल टाइम है वो होता है 2 आवर्स। 2 आवर्स का जो 120 मिनट्स होता है, इसमें 100 क्वेश्चन करना इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट यू नीड टू बी वेरी accurate and precise with your answers. If you go with that, you don't have to face any problem। और ये एग्जाम्स क्लियर करने लायक होते हैं, ये क्लियर हो भी जाते हैं विद थोड़ा सा डेडिकेशन, थोड़ा सा हार्ड वर्क, बट ये एग्जाम क्लियर हो जाते हैं। जैसे कि हमारे टीचर्स कहा करते थे कि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए एग्जाम की फ्रीक्वेंसी पकड़िए।
अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो आपको पता होगा कि किसी भी आप फ्रीक्वेंसी पकड़ने का मतलब होता है कि आप उस चैनल को पकड़िए। अगर आपका जो प्रिपरेशन है उस एग्जाम के प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग एकदम पजल में फिट बैठता है, तो आपको एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वो हल्का सा भी इधर उधर जाता है तो वो प्रॉपरली वहां फिट नहीं बैठेगा। तो आप इसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस उठाइए, जो आपका इंडियन एयरफोर्स के साइट पे मिल जाएगा, इसके सिलेबस उठाइए और फिर एक डिटेल्ड प्लानिंग कीजिए कि आप किस चीज को कितना पढ़ने वाले हो, कैसे रिवाइज करने वाले हो, और ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कीजिए कि आपको वो सारी चीजें रिटेन करे एट द डे ऑफ एग्जाम। फिर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं बता देता हूँ, जो जिन्होंने आपका क्लियर किया हुआ है उनसे मैंने पूछ के ये इंपॉर्टेंट टिप्स लिखा है यहाँ पर। ये टिप्स है कि इंग्लिश बहुत ज्यादा स्कोरिंग नहीं होता है, क्योंकि एफकेट की जो इंग्लिश है वो बहुत ज्यादा टफ होती है ना, टफ नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। लेकिन जहां पर सीडीएस की जो इंग्लिश है वो कंपेरेटिवली डुएबल होती है ना, एफकेट की इंग्लिश बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। तो और जो तीनों सेक्शन है उसमें से मैक्सिमम आप मार्क्स कवर करने की कोशिश कीजिएगा कि आपको जिस सेक्शन में ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जा रहे हैं, जिस सेक्शन में ज्यादा क्वेश्चन आप करेक्टली कर सकते हैं, उसको उस सेक्शन को करने की पूरी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि टाइम आपके पास एडुकेट होता है, बट आपको बस प्रिसाइज होना है अपने आंसर्स के साथ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, न्यूज़पेपर रीड कीजिए, क्योंकि न्यूज़पेपर से आपका जो करंट अफेयर्स है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आपको पता रहेगा किस एथलीट ने क्या मेडल जीता, कौन सा ओलंपिक्स होने वाला है या ओलंपिक्स हुआ, या फिर कोई ऐसी सारी चीजें जो वो पूछ देते हैं, और वो न्यूज में होती है। कभी कभार वो कुछ मूवी से भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, अगर वो मूवी बहुत एक एकेडमिक पर्सनालिटी पे बनी हो, किसी की बायोपिक हो, तो वो मूवी से भी क्वेश्चन होते हैं। इससे आपको एक जनरली अवेयर्ड पर्सन रहना पड़ेगा कि हर हर एस्पेक्ट में, हर फील्ड में आपको ऑब्जर्वेटरी पावर रहनी चाहिए कि आप ऑब्जर्व कर सके चीजों को। जो एनालिटिकल रीजनिंग होगा वो बहुत इजी होता है, बहुत स्कोरिंग भी होता है। सबसे ज्यादा स्कोर एक्चुअली लोग एनालिटिकल रीजनिंग में ही करते हैं। और जो मिनिमम मार्क्स जो कहा जाता है टू बी ऑन सेफर साइड, वो 170 कहा जाता है। इसका जो कट ऑफ होता है वो 150 के अराउंड 155 तक होता है। लेकिन अगर आपको मेरिट इन होना है, आपको मेरिट में अपना नाम चाहिए, तो 170 मार्क्स के नीचे अगर होता है तो इट वुड बी वेरी डेंजरस टू एक्सपेक्ट अ नेम इन योर मेरिट लिस्ट। और एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी बहुत बेसिक लेवल पे दी गई है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, क्योंकि वो उस क्लास के उस एज ग्रुप को एक्सप्लेन करने के लिए लिखा गया है, तो वो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो एनसीईआरटी पढ़ के आप अपने बेसिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए। अब जैसे जनरल अवेयरनेस जिन्होंने क्लियर किया, उन्होंने उन्होंने बताया कि ये कुछ 5 टॉपिक है जिससे आपका पूरा करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन कंसंट्रेट होता है। यही 5 टॉपिक में आपके पूरे चीजें पूछी जाएगी, जैसे कंट्री हो गया, कैपिटल, कंट्री के कैपिटल के बारे में, उसके करेंसी के बारे में। फिर कुछ समिट्स होते हैं, इंटरनेशनल समिट्स होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स होते हैं, उसके बारे में। फिर स्पोर्ट्स टर्म रिलेटेड टर्म्स और अवार्ड्स, कुछ किसी को अवार्ड मिलता है, किसी को कुछ सम्मानित किया जाता है, उसके बारे में पूछ लेते हैं। फिर जो एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स है उसके बारे में पूछ लेते हैं, क्योंकि आप ऐसा समझिए कि आप किसी फर्म में आप ज्वाइन करने वाले, तो वो चाहते हैं कि आपको उस जगह की, उस एनवायरनमेंट की आपको एक बेसिक नॉलेज हो, कि आपको आके वहां पर बहुत सारी चीजों को समझ में ज्यादा टाइम ना लगे। और एक डिफेंस रिलेटेड टॉपिक भी कभी कभी कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जिसमें कुछ डिफेंस से रिलेटेड चीजें होती है कि कुछ डिफेंस डील्स हुए, या फिर कुछ नया एक्सरसाइजेस हुआ, जैसे अभी इंडियन ऑस्ट्रेलियन का मिलिट्री का जॉइंट एक्सरसाइजेस चल रहा था, तो वैसे सारे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। अब जो स्टैटिक पार्ट है वो एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। ये 6 से 10 तक आप थॉरोली पढ़ लीजिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ लीजिए। जितने ज्यादा रिवाइज करेंगे उतना आपको ये माइंड में रिटेन रहेगा। तो आप ये थॉरोली पढ़ के ये चीजें
आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आते हैं वर्बल एबिलिटी में। तो वर्बल एबिलिटी बेसिकली 4 टॉपिक्स पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स आप एक्चुअली गेन कर सकते हैं। तो इसमें कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। जो कॉम्प्रिहेंशन होता है वो बहुत आसान होता है, वो आप सिर्फ आपको पैराग्राफ से आपको आंसर एक्सट्रैक्ट करना है। जो एरर डिटेक्शन है वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। ये सारी जो मैंने आपको 5 टॉपिक्स बताए कि इजी टू स्कोर है। ये आप इंग्लिश एक सेक्शन है जो इन तीनों सेक्शन में, इन पूरे एग्जाम में टफ होने वाला है, उसमें इजी टू स्कोर ये 5 टॉपिक्स है। और ये एफकेट जो का इंग्लिश होता है वो सीडीएस के एग्जाम से इंग्लिश से डिफिकल्ट होता है। ये प्रूवन है, ये बहुत लोगों ने बताया है। जो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, जो सिलेक्ट हो जाते हैं और एज अ जेंटलमैन कैडेट अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ये इंग्लिश थोड़ी डिफिकल्ट होती है सीडीएस के एग्जाम से, बट ये डुएबल होती है, अगर हम कर सकते हैं, अगर हमारी इंग्लिश हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें तो। फिर हम आते हैं रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड में, जिसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड होते हैं और बहुत इजी टू स्कोर होते हैं। और कुछ चीजें हैं, बहुत सारी स्पेसिफिक चीजें जिसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप लॉजिकल रीजनिंग में बहुत अच्छे हो जाएंगे। जैसे सीरीज ऑफ डायग्राम्स हो गया, लॉजिकल वेन डायग्राम हो गया, एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग में क्या होता है कि आप कुछ चीजें को विजुअली परसेप्शन करके उसमें आप जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर दे सकते हैं। कि वो एक आपका विजुअली आप कितने एक्टिव है ये आपका चेक करता है। फिर क्लासिफिकेशन हो गया, एनालॉजी हो गया, मिरर इमेज, कंप्लीट द इनकम्प्लीट पैटर्न, पेपर कटिंग, फिगर मैट्रिक्स, फिगर फॉर्मेशन, डॉट सिचुएशन। ये सारी चीजें बहुत छोटी चीज है, बहुत ज्यादा प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। बट आप अरिहंत की एफकैट की बुक आती है, अगर आप उसे परचेज कर लेते हैं तो वो अ, मतलब वो आपकी ऑल इन ऑल सारी प्रिपरेशन कर देता है, वो आपके सारे प्रिपरेशन कंप्लीट कर देगा। वो एक बुक है जो आई गेस सफिशिएंट होती है टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। फिर हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी में। न्यूमेरिकल एबिलिटी में टाइम, वर्क, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, ये सारी चीजें सिर्फ 10th और 10th तक के बेसिस पे है। 10th के ऊपर कोई भी मैथ्स पूछी नहीं जाती, क्योंकि 10th के ऊपर बहुत स्पेसिफिक मैथ्स हो जाती है। जैसे आप कॉमर्स में जाते हैं तो आपको अकाउंट्स की मैथ्स मिलती है, आपको साइंस में जाते हैं आपको साइंस से रिलेटेड मैथ्स मिलती है। तो ये बहुत स्पेसिफिक हो जाता है, इसलिए 10th तक के मैथ्स पूछे जाते हैं, उससे ज्यादा लेवल के ऊपर पूछे नहीं जाते हैं। तो बस यही सब था कि आप पूरे एफकैट का जो सिलेबस था, जो क्राइटेरिया था, सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बस आप अपने प्रिपरेशन को बहुत अप टू द मार्क रखिएगा। मैं लिंक में आपको वो अरिहंत की बुक आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, वो आप लिंक में जाके बाय कर सकते हैं। और वो एक बुक काफी सफिशिएंट रहेगी आपको पूरे एफकैट 2021 के प्रिपरेशन के लिए। आई होप आप बहुत अच्छा एग्जाम दे, बहुत अच्छा प्रिपेयर करें, और मैं बहुत तहे दिल से चाहूंगा कि आप ये एग्जाम क्लियर करके एक एयरफोर्स ऑफिसर बन जाए, क्योंकि एयरफोर्स ऑफिसर विल गिव यू power, will give you a way of life. So thank you so much. If you like our initiative, if you like our effort, please do hit the bell button, hit the subscribe button, hit the like button and support दिखाइए कि हम आपको ऐसी सारी चीजें बहुत बताते रहे। थैंक यू सो मच।